वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2021 और 19 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधेपुरा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग इसे लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चलाया जा रहा है आगामी 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, तो इसके तहत यहाँ पर आपको आज 37वां प्रैक्टिस सेट पेड ग्रुप में सेंड किया गया है। तो जो लोग भी हमारे पेड मेंबर है आप यहाँ पर जाकर इसको अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो लोग अभी तक से ज्वाइन नहीं कर पाए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आपको डेमो पीडीएफ भी मिलेगा। इस पेड ग्रुप के तहत बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर आप संपर्क करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो इस वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक नया मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर के कब से उत्तर बिहार के जिलों में एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू की जाएगी। बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये यात्रा की जो शुरुआत होगी ये 26 सितंबर 2021 से होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं, यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो बिहार से एक अलग मिथिला राज्य की मांग हालांकि बहुत पुरानी है और अब स्वयंसेवी संस्था मिथिला राज्य निर्माण सेना इसके लिए 26 सितंबर से उत्तर बिहार के जिलों में एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू करने जा रही है। जिस प्रकार से आपको याद होगा जिस प्रकार से बिहार के मतलब सीमांचल एरिया जो है उसको मतलब अलग राज्य का दिलाने की बात कही जा रही थी, तो उसी प्रकार से मिथिलांचल को भी एक नया राज्य मतलब कि एक अलग राज्य का दर्जा देने की यहाँ पर मांग की जा रही है। अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। और इसी के तहत ये 26 सितंबर से मतलब कि उत्तर बिहार के जिलों में ये पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत की जाएगी। अब यहाँ पर इस यात्रा के बारे में कुछ चीजों को मैंने ऐड किया है। यह यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में होगी जो कि लोगों को अलग राज्य के मांग के लिए जागरूक करेगी, यानी कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये यात्रा शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया और यात्रा के अंत में दरभंगा के राज मैदान में एक बड़ी रैली होगी और इस रैली के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि आंकड़ों के अनुसार बिहार की 60% आबादी मिथिला क्षेत्र में रहती है, लेकिन इसके संसाधनों पर मगध क्षेत्र का राज चलता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, इस बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य है और एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल आते हैं या फिर भागलपुर प्रमंडल शामिल है। अब यहाँ पर इस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये मिथिलांचल क्षेत्र है और इसके अंतर्गत यहाँ पर ये जो मतलब कि जो ऑरेंज कलर का है ये मतलब बिहार का एरिया है, जबकि यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर है ये मतलब झारखंड का एरिया, ये भी मिथिलांचल क्षेत्र में आता है, हालांकि ये झारखंड में है। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैंने मिथिलांचल के बारे में लिखा है कि ये प्रमंडल आते हैं, यानी कि बिहार में जो 9 प्रमंडल है उनमें से तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर ये मतलब प्रमंडल जो है ये सारे प्रमंडल जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये सभी मतलब कि पूर्वांचल नहीं बल्कि मिथिलांचल में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर मैं आपको बोल के ही बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा। जब आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते होंगे तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ की चर्चा होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत हम बात करें अंगुत्तर निकाय की और जैन धर्म के अंतर्गत भगवती सूत्र की, तो ये दोनों पुस्तक है जिसमें कि कहा गया है कि मतलब पहली ये दोनों पुस्तक है जिसमें कहा गया कि भारत जो क्षेत्र था ये मतलब 16 महाजनपदों में विभाजित था, ये आप ध्यान रखिए। और 16 महाजनपदों में से जो 3 महाजनपद थे अंग, मगध और लिच्छवी, ये मतलब कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत बिहार क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मिथिला की। अगर यहाँ पर हम ये तीनों महाजनपदों की बात करें अंग, मगध और लिच्छवी की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मिथिलांचल जो क्षेत्र था ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, इसी के मतलब इर्द गिर्द था ये। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ पर याद रखिए। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ये वाला जो ऐड किया था कि यहाँ पर आंकड़े के अनुसार 60% आबादी जो है ये मिथिला क्षेत्र में रहती है और इसके मतलब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया लेकिन इसके संसाधनों पर मगध क्षेत्र का राज्य है। मगध क्षेत्र जो है मतलब कि पटना के आसपास का एरिया है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इस इमेज में सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो ये रेड जोन देख रहे हैं यही है मिथिलांचल की स्थिति भारत वाले मैप पर। लेकिन अब बिहार की बात करें तो ये संपूर्ण जो एरिया है इधर
ये बिहार के अंतर्गत आता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे बिहार के प्रमंडल की, तो बिहार में कुल मिला के 9 प्रमंडल हैं और इसके अंतर्गत कुल मिला के 6 प्रमंडल बिहार के मिथिलांचल में आते हैं, यानी कि मिथिलांचल के अंतर्गत आते हैं 6 प्रमंडल। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी जो 3 है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये 6 प्रमंडल में कौन कौन ऐसे जिले हैं जो कि मिथिलांचल में आते हैं, तो उसको यहाँ पर मैंने ऐड किया, सारे को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमंडल है वो है पूर्णिया, कोशी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और तिरहुत। तो ये कुल मिला के 6 प्रमंडल है और इसके अंतर्गत ये जो जिले हैं आप यहाँ पर सारे को देख सकते हैं। कुल मिला के हम बात करें तो ये मतलब मिथिलांचल के अंतर्गत 24 जिले आते हैं, ठीक है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। कुल मिला के हम बात करें 24 जिले, अगर आप काउंट करेंगे तो ये कुल मिला के 24 जिले होते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये 24 जिले। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह समारोह का समापन हुआ है। बताएं कि इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, यानी कि विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह की जो शुरुआत हुई थी ये किनके द्वारा हुई थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तारकिशोर प्रसाद, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिहार शाखा की ओर से 18 सितंबर 2021 को विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह का समापन समारोह पटना के IMM हॉल में संपन्न हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस समारोह का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, यानी कि ये जो विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह का समारोह का जो मतलब कि उद्घाटन हुआ था, अभी जो संपन्न हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में फिजियोथेरेपी को लेकर के जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने ऐड किया है कि 8 सितंबर को पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपिस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो बिहार में अभी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं रेणु देवी। तो वर्तमान में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि मतलब कह सकते हैं 15 अगस्त से संबंधित था। 15 अगस्त के दौरान यानी कि झंडा फहराने क्रम में ये प्रश्न बना था, जो कि मैंने आपको बताया था। ये प्रश्न ये था कि गांधी मैदान में झंडा फहराने वाले में सर्वाधिक जो गिनती हुई है, यानी कि सर्वाधिक बार गांधी मैदान में झंडा किसने फहराया है, तो सर्वाधिक जो मौका मिला है गांधी मैदान में झंडा फहराने का, ये नीतीश कुमार को मिला है। हालांकि जो ये पहले जो रिकॉर्ड था, ये पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम था 14 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड। लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 15वीं बार झंडा फहराया है। और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि बिहार करंट अफेयर्स से, जो कि नरेंद्र नहीं बल्कि नीतीश कुमार से संबंधित हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको रेगुलर बताया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रेगुलर हमारे साथ बने रहें, रोजाना करंट अफेयर्स के वीडियो को देखें। आप इससे करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से मतलब कि कर सकते हैं और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग रेगुलर से फॉलो कीजिए, रेगुलर ये चैनल पे अपलोड होता है, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप लोगों से बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है नवीनतम आंकड़ों, यानी कि सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सर्वाधिक कोरोना टीकाकरण करने वाला राज्य कौन बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कल इसके बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको दिया था, आपको याद होगा ये जानकारी क्या था। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से आपको बता दूं कि हाल ही में 17 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, यहाँ पे कोच उठ गया, तो 17 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर राज्य में 30 लाख लोगों के कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था या फिर लक्ष्य लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और सरकारी आंकड़े के अनुसार इस दिन 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें कि इस मामले में बिहार में बिहार ने एक नया कीर्तिमान को स्थापित किया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर यह लक्ष्य लिया गया था। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य में 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया गया था। ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि मैं पर्सनली तौर पर आपको कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव का था, मैंने जो देखा है समाज में वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कई सारे जो मतलब कि लोग ऐसे हैं जो कोरोना का टीकाकरण ले चुके हैं, पहला टीका ले चुके हैं, हालांकि दूसरा टीका नहीं लिए हैं। ऐसे में बिना टीका लिए भी उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि आपने कोरोना
कोरोना का दूसरा टीका सफलतापूर्वक ले लिया है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो तुरंत जब भी ये मैसेज आए उसी वक्त जहां से भी ये मैसेज आए वहां पर सारे डिटेल होता है। आपका सर्टिफिकेट जो होता है ये कोविन पोर्टल से आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका मतलब कि टीकाकरण वाला मैसेज आता है तो कोविन पोर्टल से आप तुरंत ही इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जहां से भी आपने टीकाकरण करवाया वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आपको टीका किसने लगाया है और ये कौन सा सेंटर पर लगा है वहां पर वो डाटा रहता है। तो आप तुरंत जाके वहां पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेगा कि जो वैक्सीन का ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है, यानी कि बिना लगाए ही मैसेज आपको आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है तभी आपके पास ये मैसेज आया है। यानी कि आपके नाम का जो वैक्सीन था वो किसी और को मतलब कहीं भी कुछ पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है कि उन्हें मतलब सेल कर दिया गया प्राइवेट तौर पर, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए जब भी आप लोगों के मोबाइल में मैसेज आए तभी आप लोग संपर्क कीजिए, इस चीज से आप बच सकते हैं। अब यहाँ पर सरकार दावा करती है कि 30 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग भी समझ सकते हैं इस चीज को देख करके। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा 7.2%, यानी कि 7.2% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको बता दूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ संस्था और भी है जो कि भारत के विकास दर का अनुमान लगाई है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और भी आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो लोग यहाँ पर इसे देखें एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न संस्था द्वारा जो अनुमान लगाया गया वो सारे को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो अभी हाल का ये मतलब सारा का सारा लेटेस्ट डाटा है। हालांकि हो सकता है इसमें कहीं भी कुछ चेंजेस हुआ हो, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये सारे के सारे लेटेस्ट है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा ये जो मतलब कि अनुमान लगाया गया है ये 9.5 है। और जबकि हम बात करें वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार ये भी 9.5% है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो इसके अनुसार भी 9.5%, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार भी 9.5%, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 10%, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 9.6%, जबकि केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2% और मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6% और एशियाई विकास बैंक के द्वारा 10%। और इसके अतिरिक्त मैंने अभी आपको बताया संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7.2% ये रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि UN के द्वारा। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, चाहें तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे PDF को प्राप्त कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पंकज आडवाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना, लगातार ये दूसरी बार ये खिताब जीता गया है। और इसके साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके पास खिताबों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है, 11 हो गई है, ये याद रखें। अब पंकज आडवाणी की बात करें तो पंकज आडवाणी का जन्म 24 जुलाई 1985 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अगले स्लाइड में यहाँ पर मैंने पंकज आडवाणी के प्रमुख उपलब्धियों को ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर पंकज आडवाणी के सम्मान और पुरस्कार को एक एक करके देख सकते हैं। 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जबकि अगर हम बात करें प्रथम और द्वितीय की, तो प्रथम जो मतलब कि भारत का जो सर्वोच्च यानी कि प्रथम नागरिक सम्मान जो ये है भारत रत्न, और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है हमारा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री, ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है अगला पॉइंट में कि 2005-6 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ तो जो भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल जीता उन्हीं के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मतलब भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसका नाम में परिवर्तन करते हुए इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किया है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखिए, रिसेंटली का ये मतलब करंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है 2007, यहाँ पे गलती से 207 लिखा गया तो 2007 होगा। तो 2007 में राज्योत्तर पुरस्कार जो कि कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया। और 2007 में ही केम्पेगौड़ा पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा मतलब सम्मानित किया गया। 2007 में एकलव्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया और 2004 में हीरो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया और 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप याद रखिए, ठीक है। ये आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में आयोजित G33 की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद लुफ्ती इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में G33 की औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक ऑनलाइन इंडोनेशिया में आयोजित की गई। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री मोहम्मद लुफ्ती के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये अभी हाल ही में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, जहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता किया गया ये इंडोनेशिया का व्यापार मंत्री जो कि मोहम्मद लुफ्ती के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। और इस बैठक में भारत सहित कुल 21 देशों के 47 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। आप यहाँ पर पीयूष गोयल साहब को देख सकते हैं। इस मीटिंग में किस मुद्दे पर चर्चा हुआ, यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने उसी चीज को ऐड किया है। तो इस बैठक में आगामी 30 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक होने वाली 12वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। तो ये सारी संबंधित जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। अभी हाल ही में G33 की मंत्री स्तरीय जो बैठक आयोजित हुई है ये इंडोनेशिया में आयोजित हुई, इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसकी जो अध्यक्षता किया गया इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री मोहम्मद लुफ्ती के द्वारा किया गया। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में क्रिकेट के किस प्रारूप की कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी जैसे परीक्षा में क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया जा सकता है जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं और पूरी तरह से फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर आपको सही जानकारी ना हो तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई में ये वाला सेक्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। तो विराट कोहली की हाल ही की घोषणा के अनुसार वे अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात व ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे, यानी कि T20 से कप्तानी छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया। हालांकि वे टेस्ट और वनडे क्रिकेट की कप्तानी करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी को यहाँ पे मैंने ऐड किया कि दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है, अतः हमारा सही उत्तर ई होगा। आपको ध्यान रखना है कि T20 की मतलब कप्तानी से संन्यास लेने की घोषणा की है, संन्यास नहीं बल्कि इसे छोड़ने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत बोलिएगा कि संन्यास लेने की घोषणा की, बल्कि ये कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है, जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि वनडे और टेस्ट की कप्तानी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है यह है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ से आपके कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ICC का सिद्धांत या फिर मोटो क्या है, तो इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 जून 1909 को हुई थी। और ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और अभी वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं ये 106 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और वर्तमान में CEO हैं जोफ एडलाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इनसे पहले यानी कि जोफ एडलाडिस से पहले इसके जो मतलब ICC के जो CEO थे ये थे मनु साहनी, और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया और जिसके बाद जोफ एडलाडिस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये ICC के CEO बने हैं। तो इतनी सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत और किस देश के मध्य 20 सितंबर 2021 से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण आरंभ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और नेपाल के मध्य ये अभ्यास सूर्यकिरण आरंभ होगा। अब ये कौन सा संस्करण होगा, ये सारी चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वर्ष भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आरंभ होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये उत्तराखंड में आयोजित होगा। उत्तराखंड में एक स्थान है पिथौरागढ़, वहीं पे ये आयोजित होगा। और इस संस्करण का यानी कि जो अभ्यास है सूर्यकिरण ये इसका 15वां संस्करण है और ये भारत और नेपाल के मध्य 20 सितंबर 2021 से शुरू होगा या फिर आरंभ होगा। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और दोनों देशों के मध्य व्यापारिक दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिखा कि पिछली बार इससे पहले 2019 में अभ्यास सूर्यकिरण नेपाल में आयोजित किया गया था, यानी कि इसका जो पिछला संस्करण हुआ था 14वां संस्करण ये नेपाल में ही आयोजित किया गया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले कुछ जानकारी दे दूँ। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारे ई बुक अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, जो कि आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस राजनीतिक दल ने हाल ही में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। और इस पहल का उद्देश्य मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारना और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, इसका ये उद्देश्य है। और इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में आम आदमी पार्टी के द्वारा ये सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। अब दिल्ली के बारे में कल भी मैंने 2 पॉइंट आपको बताया था, उसी को यहाँ पे मैंने पुनः ऐड किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इसे पुनः आप यहाँ पर रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
और इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा पॉइंट है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे वाले शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। यानी कि प्रति वर्ग मील के अनुसार हम देखें तो सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरा जो है दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में समुद्र किनारे टारबोल बनते देखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई तट पर ये बनते देखा गया है। अब ये है क्या, टारबोल क्या होता है, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो हाल ही में मुंबई तट के किनारे टारबोल बनते देखा गया है। अब ये होता क्या है इस पर हम जानते हैं। तो प्राकृतिक तेल रिसाव की घटना को टारबोल कहा जाता है। यह पूरे विश्व में मुख्य रूप से समुद्र किनारे ही देखा जाता है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, इस तरह की घटना को टारबोल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि प्राकृतिक तेल रिसाव की घटना को टारबोल कहा जाता है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं, ये गहरे रंग के तेल के चिपचिपे गोले होते हैं जो प्राय तब बनते हैं जब कच्चा तेल समुद्र की सतह पर तैरता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका निर्माण समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय के कारण होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी को कि ये होता क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है, कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 17 सितंबर को मनाया गया है। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में जन जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान यानी कि अवॉइडेबल लॉस को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को यह विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का जो थीम है ये आपको यहाँ से याद रखना है, सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल, ये इसका थीम है। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे, हमारा होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा यह भी हाल ही में शुरू किया गया है। अब आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा, बहुत सारे लोग हालांकि जानते होंगे फास्टैग क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि फास्टैग होता क्या है। तो फास्टैग के बारे में यहाँ पे मैंने आसान शब्दों में कुछ चीज़ों को ऐड किया है, आपसे देखिए और समझिए फास्टैग होता क्या है। तो फास्टैग एक तरह का स्टिकर होता है जो कि वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है, जो कि टोल पर यानी कि टोल प्लाजा जो होता है वहां पर क्रॉसिंग के दौरान मतलब जो डिवाइस होता है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े हुए अकाउंट जो भी बैंक अकाउंट जुड़े होते हैं तो उस अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, जिससे कि टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती, ये झंझट से मुक्ति मिलती है। तो ये सारी संबंधित जानकारी फास्टैग से संबंधित याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिले के कितने कलाकारों को बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंप्लीट जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा, आप उसके बाद देखेंगे, निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आइए आप जानते हैं पेड ग्रुप के बारे में तमाम चीज़ों को कि यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं
आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे। 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।